नमस्कार दोस्तों, आईएएस विषय जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम लोग जीएस वर्ल्ड का 7वें टेस्ट को बनाएँगे। यह जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, यह यूपीपीएससी आरओ, एआरओ जो कि 11 फरवरी को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए है, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन दिया गया है, उन्हें 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बिल्कुल ये कथन जो है बिल्कुल सही है। सितंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद ने पूर्ण स्वतंत्रता से पहले की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्रालय के रूप में शपथ लिया। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बिल्कुल ये भी कथन सही है। 1939 में जो है पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने जीत हासिल की और इसी से नाराज होकर गांधी जी नाराज हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वो पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए जब गांधी जी नाराज हुए तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बिल्कुल ये कथन सही है। ठीक है, पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा कथन है, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, उनको जो है मरणोपरांत मतलब बोल सकते हैं 31 मार्च 1990 को, ठीक है 1990 को जो है 1990 में इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान व्हिटली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम से। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर या व्हिटली कमीशन ऑन लेबर की स्थापना 1929 में, कब, 1929 में भारत में औद्योगिक उपक्रमों और बागानों में श्रम की मौजूदा स्थितियों की जांच करने के लिए की गई थी। आयोग की अध्यक्षता जॉन हेनरी व्हिटली ने की थी। आयोग ने 1931 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ब्रिटिश भारत में रक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए फ्रेजर समिति जो है दोस्तों, फ्रेजर समिति जो है इसकी स्थापना 1902 में, ठीक है 1902 ईस्वी में होता है और ये एग्रीकल्चर से संबंधित होती है। ठीक है, चैडफील्ड समिति की यदि मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1939 में जो है होती है और ये जो है सेना से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो कूट के अनुसार यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान इस्लिंगटन आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक सेवा से। किससे संबंधित था? सार्वजनिक सेवा से। 1912 में जो है ब्रिटिश भारत की सार्वजनिक सेवा में सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड इस्लिंगटन थे। ठीक है, 1912 में, याद रखेंगे 1912 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें जो है दिल्ली घोषणा पत्र के तहत जारी की गई थी? ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह निर्धारित करना होना चाहिए कि डोमिनियन स्थिति तक पहुंचा जाए या नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा है कि सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। बिल्कुल ये कथन सही है। फिर तीसरा है, राजनीतिक कैदियों के सामान्य जो है माफ़ी, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा आगे बढ़ाया गया था? तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि एक डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। बिल्कुल ये कथन सही है, पहला तो सही है। दूसरा है, नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाएगी। ये भी कथन सही है। तीसरा है, भारत की रक्षा भारत के हाथ में होगी। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 का अधिनियम, ठीक है, 1909 का अधिनियम। तो इसमें जो है कौन से शामिल है, देख लेते हैं। तो भारतीयों को विधान परिषद में भाग लेने की अनुमति दी गई, बिल्कुल ये कथन सही है। फिर मुसलमानों और दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, देखिए इसमें नहीं है, इसका अगला में ये किया गया था, ठीक है। फिर है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 में हुआ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि कांग्रेस ने अन्यायी सरकार के प्रति अहिंसक असहयोग की नीति को मंजूरी दी और पुष्टि की, बिल्कुल ये कथन सही है पहला यहाँ पे। दूसरा दिया गया है, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान को अपनाया गया, यानी दोनों कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का 19 ज्ञापन शब्द निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, कौन से कथन इसमें सही दिया गया है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला कथन जो है दोस्तों यह गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए हर साल जो है 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ना कि 2 अक्टूबर को। ओके, तो पहला तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया था, लेकिन कभी सम्मानित नहीं किया गया, बिल्कुल ये कथन सही है, ठीक है। दूसरा सिर्फ सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती निम्नलिखित में से किस साहित्यिक या पत्रकारिता कार्य से जुड़े थे। ओके, तो देख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा स्वदेश मित्रम, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा है क्वील पट्टू, ये भी सही है, इससे भी संबंधित है। फिर पंचाली सप्तम, यानी तीनों से तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट अपराध अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इसे ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक लोगों को हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल ये कथन सही है। 1919 को जो ये रॉलेट एक्ट था 1919 का, इसको काला कानून भी कहा गया, ठीक है। भगत सिंह और बीके दत्त ने अधिनियम के पारित होने के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सही है। ओके, पहला दूसरा कथन क्या है यहाँ पे सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। देखिए भगत सिंह और बीके दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए राइट दोनों जो है यहाँ पे सही कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा अयंकाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, ठीक है। तो पहला कथन है कि वह एक समाज सुधारक थे जिन्होंने त्रावणकोर रियासत में वंचित लोगों की उन्नति के लिए काम किया था, पहला कथन तो सही है। दूसरा है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ओके, तो देखिए दूसरा कथन जो है ना ये गलत है, ठीक है। उन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो केवल कथन 1 जो है हमारा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है द्विसाप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र नेटिव ओपिनियन की स्थापना की थी, नेटिव ओपिनियन की। तो नेटिव ओपिनियन की स्थापना जो है विश्वनाथ नारायण मांडलिक ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, फराजी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला दिया गया है कि आंदोलन की स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी, बिल्कुल ये पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन जो है इसकी स्थापना 1818 में हुआ था, आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है, 1818 में। दूसरा है, इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था, तो दूसरा भी कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो पहला कथन को देख लेते हैं। मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल MS ओलकोट के नेतृत्व में यह आंदोलन संचालित किया गया था। बिल्कुल पहला कथन जो है दोस्तों यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन के तहत समाज का मानना था कि व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध होता है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ सही है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी स्थिति यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में होनी चाहिए, ठीक है, बल्कि यह है कि विश्व के सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है, एक तरफ तो संगठन है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक है। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है धर्म सभा राजा राधाकांत देव, देखिए पहला ही हमारा यहाँ पे जो है कथन ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ शिवाजी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिराव फुले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य का प्रकाश पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक या अध्यक्ष है। ठीक है, तो एक पहला में दिया गया है दक्षिण भारत जो है लिबरल फेडरेशन, तो इसके संस्थापक जो हैं वो CN अन्नादुराई है। देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला यहाँ पे जो है ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन था ना, इसके यदि मैं संस्थापक की यदि बात करें तो वह थे नटेशा मुदलियार। ठीक है, और इसकी स्थापना 1916 में होती है, 1916 में होती है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसलिए यहाँ कौन थे? तो यह थे नटेशा मुदलियार। ओके, तो इसलिए पहला कथन ही हमारे यहाँ पे क्या है, गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से हल का मिट्टी का मॉडल मिला है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिला है कहाँ से? तो ये मिला है बनवाली से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बनवाली कहाँ है? तो बनवाली हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा का फतेहाबाद जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिंह विष्णु। कौन किया था? सिंह विष्णु ने किया था। सिंह विष्णु सिंह वर्मन के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रस रत्नाकर की रचना किसने की थी? रस रत्नाकर की रचना, तो रस रत्नाकर की रचना जो है नागार्जुन ने किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट लगातार किन शासकों के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांची के पल्लव के खिलाफ भी, मदुरै के पांड्य के खिलाफ भी, और बेंगी के पूर्वी चालुक्य के खिलाफ भी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दंती दुर्ग ने। किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुलकेशिन प्रथम का शासनकाल क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 535 से 566 ईस्वी के मध्य में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मदुरै पर कब्जा किया और मधुरांतक और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी? तो वह कौन था दोस्तों? तो वह था परांतक प्रथम। कौन था? परांतक प्रथम। इसके शासनकाल जो है 907 से 953 के मध्य होता है। 907 से 953 के मध्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरुतरु। कौन सा है? सरुतरु है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सरुतरु कहाँ है? तो यह असम में है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है दोस्तों वह सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर सिल्वर से धूसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन के बासी होने पर कौन सी चीज़ बदल जाती है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंध और स्वाद दोनों क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, क्षार लिटमस पेपर को निम्नलिखित में से किस रंग में बदलते हैं? क्षार जो है लिटमस पेपर को निम्नलिखित में से किस रंग में बदल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल से नीला में। किससे? लाल से नीला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकदार नहीं है? ठीक है, इसमें से जो है कौन सी धातु चमकदार नहीं है? तो जो हीरा जो है दोस्तों वो क्या है? चमकदार नहीं है, जबकि गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, पारा हो गया, सब क्या है? ये सब चमकदार है। हीरा कोई चमकदार धातु नहीं है, इसकी अपनी कोई चमक नहीं होती है, यह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। कौन सा है? पारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? ठीक है, तो यह हो जाएगा पोटेशियम। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील धातु नहीं है? ठीक है, तो यह जो है सोना हो जाएगा। सोना जो है प्रतिक्रियाशील धातु नहीं होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जल जल के निम्नलिखित भंडारों को उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि मैं बात करूं यहाँ पे महासागर, ग्लेशियर, झीलें और नदी का, ठीक है, तो नीचे दिए गए कुट का सही उपयोग करके देखिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा तो कौन सा है? महासागर है, जो कि पूरे विश्व, पूरे पानी का जो है कितना है? 71% है। ठीक है, 71% में है। ग्लेशियर फिर है सेकेंड में, थर्ड में झील हो जाएगा और फोर्थ में नदी हो जाएगा। यानी सही क्रम है 1 2 3 4, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राखा खदाने, चपरी सिद्धेश्वर खदाने और जो है मलांज खंड खदाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों तामा अयस्क तीनों है। क्या है? तामा अयस्क है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गन्ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला कथन है, लगभग 80% चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। बिल्कुल, पहला तो कथन हमारा सही है। दूसरा दिया गया है कि भारत के उपोष्ण कटिबंधीय राज्यों की गन्ना उत्पादकता उष्ण कटिबंधीय राज्य की तुलना में अधिक है। देखिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 45% है और यह देश के कुल गन्ना उत्पादन में 55% का योगदान देता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 55% है और गन्ने के कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 45% है। ओके, तो देश में गन्ने की औसत उपज लगभग 69.4 टन या हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, भारत में सीसा खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें जो है कौन से कथन सही दिया गया है। तो पहला देख लेते हैं, शीशे का मुख्य अयस्क गैलेना है और यह चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा। सीसा का मुख्य अयस्क गैलेना है, यह चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की तलछट्टी यानी आबसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला तो कथन हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा है, राजस्थान का जावड़ क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, जावड़ क्षेत्र जो है सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोयला भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है कि एंथ्रोसाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, एंथ्रोसाइट केवल जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। ठीक है, जो कि सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होता है। ओके, फिर दूसरा है, लिग्नाइट कोयलों में नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये दूसरा जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, इसमें 40 से 55% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, लिग्नाइट में यह एक मध्यवर्ती चरण है जो लकड़ी के पदार्थ के कोयले में परिवर्तित के दौरान होता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जलाने पर धुआं निकलता है। ठीक है,
और यहाँ दिया है नमी की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पे दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है ओडिशा के पास देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह कुल कोयला भंडार का 24% से अधिक रखता है। बिल्कुल, पहला तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ का विचार लिया गया है, तो यह जो है कौन से संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राजभाषा से संबंधित है, तो राजभाषा से कौन सा संबंधित है, तो वह है 17, भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की कार्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है, तो हो जाएगा आर्टिकल 50। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 50। नेक्स्ट है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह आता है दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त होता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या है। ठीक है, कोरम क्या होता है, तो कोरम जो है दोस्तों सदन के जो जितने भी सदस्य होते हैं ना, तो कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, यानी 1/10 बोल सकते हैं। ठीक है ना, 1/10 बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके, तो कितने तरीके का दिया गया है, तो मूल रूप से तो जो है वो 7 दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 6 है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख पूछ रहा था। ठीक है, तो संवैधानिक प्रमुख राज्य सरकार का कौन होगा, राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अभी कितना है, 11 है मौलिक कर्तव्य। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 323। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 323। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से संसद को बुलाने का अधिकार किसे है, संसद को बुलाने का अधिकार, तो यह किसके पास है, तो यह जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो यह जो है यह है किसे, तो देखेंगे यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया गया है, तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से किसी से नहीं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संघवाद को, किस देश से जो है संघवाद को लिया गया है। ठीक है, तो संघवाद को किस देश से लिया गया है, यह लिया गया है कनाडा से, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था, तो संविधान सभा का जो है पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 59 भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में क्या शामिल है। ठीक है, तो 6वीं जो अनुसूची है दोस्तों उसमें है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 51, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ जो है दोस्तों वह है प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है बुनियादी संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में विकसित किया गया था, तो यह जो है केशवानंद भारती मामले में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वह कब आया था 1973 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है कि कर कर जो है केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं, तो ये कौन से अनुच्छेद में है,
ये अनुच्छेद 270 में है, ठीक है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता भारत में कब से प्रभावी हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 में। ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 72। ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 167, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस संविधान से अत्यधिक प्रभावी रही है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? जापान से। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति करता है? लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो यह करेंगे कौन? संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारत में पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 में। कब किया गया था? 1982 में किया गया था, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। इसका इस्तेमाल से बात करें तो 1982 में पहली बार किया गया था केरल में। ठीक है, केरल में, याद रखेंगे, केरल में किया गया था। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखिए सही है, ठीक है, गलत यहाँ दे दिया है, सही नहीं है, नहीं है सिर्फ काट लीजिएगा, सही है। ठीक है, तो इसमें जो इसका सी है ना, इसकी स्थापना 1916 में भारत में जीव जंतुओं का संगठित सर्वेक्षण कराने के लिए की गई थी। ये कथन सिर्फ सही है, बाद बाकी तीनों क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही पूछा गया था, यहाँ जो है गलती हो गया था, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में यूवी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश की अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन होता है? ठीक है, तो यह किस में होता है दोस्तों? तो यह जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? ठीक है, तो यह कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33%, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया के किन दो देशों के में लगभग 57% बड़े बांध है? ठीक है, तो बड़े बांध कौन से हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत और चीन के मध्य। ठीक है, भारत और चीन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आवश्यक अधात्विक खनिज कौन सा है? आवश्यक अधात्विक खनिज, ठीक है, तो यह हो जाएगा कोयला, मिट्टी, सीमेंट और सिलिका, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एकीकृत फसल प्रबंधन को निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है? ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ यह जो है फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया के द्वारा, ये तो पहला तो सही है। दूसरा है अकार्बनिक उपकरणों और कीटनाशकों के विकल्पों का उपयोग करना, ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 3 खाद्य पौधों की प्रजातियां दुनिया की खाद्य ऊर्जा खपत की लगभग 60% आपूर्ति करती है? ठीक है, तो ये कौन कौन सी हो जाएगी? गेहूं, जौ और मक्का, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ करेंगे, गेहूं, चावल और मक्का होगा, जौ नहीं, गेहूं, चावल और मक्का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है? ठीक है, टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा इसमें। बांधों एवं नहरों से रिसाव को रोकना, ये तो हो सकता है। दूसरा है सतही जल की दर को कम करना। ठीक है, टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है, तो ये बी जो है ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है विश्व की व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तेल, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल हैं? ठीक है, अल्कोहल के जो है कौन से 2 रूप शामिल है? तो यह हो जाएगा इथेनॉल और प्रोपेनॉल, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है बायोमास ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीनी उद्योग का रेशेदार अपशिष्ट, यानी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 81 का डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऊर्जा चक्र, पोषक चक्र और खाद्य श्रृंखला। तीनों के तीनों होगा तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है? डेट्रीवोर्स कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है डिंक पोजर को। किसको कहा जाता है? डिंक पोजर को कहा जाता है। ठीक है, डिंक पोजर जो होता है वो छोटे जीवों का समूह है जिसे बैक्टीरिया, कीड़े आदि भी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी परिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति क्या है? कीस्टोन प्रजाति। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो यहाँ पे ये कीस्टोन प्रजाति होते हैं वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन जो है पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, उसको हम जो है कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां गलत दिया गया है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ऊपर यहाँ जो है भूजल का कम होना, ये तो सही है। फिर है प्रजातियों का लुप्त होना, ये भी सही है। वन क्षेत्र का कम होना, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऊपर में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है जानवरों और पौधों दोनों के ऊतकों का निर्माण खंड है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? तो कौन हो सकता है? तो ये हो जाएगा वनों की कटाई। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में आपस में जुड़ी श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या हो जाएगा? खाद्य जाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान मानव शरीर का, तो यह जो है 7 से होता है 7.8 के मध्य। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दिए गए संशोधनों में से किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है 1971 में पारित हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक कहा जाता है? ठीक है, शिवालिक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य 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 हिमालय को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में एसोसिएशन का गठन है? ठीक है, एसोसिएशन का गठन है, तो एसोसिएशन का गठन हो जाएगा क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुजटा घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? पुजटा घास का मैदान। ठीक है, तो पुजटा जो घास का मैदान है दोस्तों, यह है हंगरी में। कहाँ है? हंगरी में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार है? ठीक है, ये कौन सा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार। कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार, चिकित्सा का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर उद्योग में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने पर विचार किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आबिद हुसैन समिति। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलैया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर सुधार से। चलैया समिति जो है दोस्तों, यह कर सुधार से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, जो ये आबिद हुसैन है ना, आबिद हुसैन समिति। ठीक है, तो ये जो है आबिद हुसैन जो है, आबिद हुसैन को 1988 में ये प्रश्न पूछा जाता है। 1988 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 97। निम्नलिखित में से दिए गए उपकरणों में से किस उपकरण का उपयोग रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यह किया जाता है होमोसाइटोमीटर का। किसका होता है? होमोसाइटोमीटर का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण जो है कालाजार होता है। ओके, नेक्स्ट है, सामंत शब्द आमतौर पर भारत के मध्यकालीन इतिहास में किससे संबंधित है? सामंत शब्द। ठीक है,
तो सामंत जो शब्द है वह बड़े जमींदारों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिए गए सिक्कों में से किस सिक्के को प्राचीन साहित्य में काशार्पण के नाम से जाना जाता है? काशार्पण के नाम से, ठीक है। तो काशार्पण के नाम से जो है दोस्तों यह पंचमार्क सिक्के को जाना जाता है। कौन सा सिक्का को? पंचमार्क सिक्के को जाना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू होता है? ठीक है, तो यह जो है मुंह से शुरू हो जाता है, मुख से ही। नेक्स्ट है, जब धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्नी शब्द का तात्पर्य कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे है? बर्नी शब्द का, तो बर्नी शब्द का संबंध जो है वर्षा आधारित खेती से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घाटी को भारत का ग्रांड कैनियन या भारत का एरिजोन कहा जाता है? ठीक है, एरिजोना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांडीकोटा घाटी को। किसको? गांडीकोटा घाटी को। ठीक है, गांडीकोटा घाटी को जो है भारत का ग्रांड कैनियन या भारत का एरिजोना कहा जाता है। यह जो है हैदराबाद के पास स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ए, डी और ई और के, ये जो चारों है ये बसा में घुलनशील है। बाद बाकी जो बच गया वो क्या है? पानी में है। तो ए, डी, ई के जो है तो ये तो हो जाएगा वसा में, बाद बाकी विटामिन बी बच गया तो ये पानी में घुलनशील हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? ओके, तो कौन सा हो सकता है? तो हो जाएगा जीवाणु। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनसंख्या लाभांश का मतलब क्या है? जनसंख्या लाभांश का मतलब, ठीक है, तो जनसंख्या लाभांश का मतलब होता है किसी जनसंख्या की युवा आयु संरचना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, टिपेन कश्मीरची नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कर्मकार। कौन हो जाएंगे? अरुण कर्मकार। नेक्स्ट है, कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री ऋषिराज। कौन है? श्री ऋषिराज। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? तो देखिए, सबसे कम की बात करेगा ना, जब केंद्र जो है, केंद्र और जो संघ शासित क्षेत्र दोनों में होगा, ठीक है ना, यानी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र दोनों में होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर दमन और दीव हो जाएगा, ना कि हरियाणा। राज्य में हरियाणा में होगा लेकिन ऑल ओवर दमन और दीव में होगा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और यदि हम पूरे भारत की बात करेंगे, ठीक है ना, कि पूरे भारत में कितना है, तो याद रखेंगे पूरे भारत की यदि बात करेंगे तो 943 है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है यहाँ पे? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे सिंगरौली सुपर पावर विस्तार परियोजना जो कि बनारस में दिया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के में सोनभद्र जिले में शक्तिनगर में स्थित है। ठीक है, यह विद्युत संयंत्र एनटीपीसी का पहला और सबसे पुराना विद्युत संयंत्र है। तो आप इसे याद रखेंगे, ना कि बनारस में है। तो दूसरा हमारा क्या है? गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, करछना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? करछना ताप विद्युत केंद्र की, ठीक है, तो यह किया गया है प्रयागराज में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुएन सॉन्ग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता है? ठीक है, नगर महोदय श्री कहा जाता है। तो यह जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है कन्नौज को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भोंटा, मांड यानी मार, पडुआ और राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पर पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्वतीय व पठारी ढालों पर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 255.5 मिलियन डॉलर का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया?
तो स्किन बैंक का जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों, यह हुआ है नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 20 जून 2023 को। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ये भी याद रखेंगे, सफदरजंग जो हॉस्पिटल है ना, उसमें किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 27वें स्थान पे। कौन सा हो जाएगा? 27वें स्थान पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यानी 123 नंबर प्रश्न है हमारा, आईओसी और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर हाल ही में लेट्स मूव अभियान की शुरुआत की है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध है, यह अभियान शारीरिक रूप से सक्रिय होने के महत्व पर केंद्रित है और नियमित व्यायाम के लाभों पर प्रकाश डालता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला विश्व का पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1937 में। नेक्स्ट है, जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी को। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉ, ठीक है, R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना कब की गई थी? रॉ की। ठीक है, तो रॉ की स्थापना जो है दोस्तों, यह किया गया था 1968 में। ठीक है, 1968 में किया गया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यानी 130 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने खुले समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि को कब अपनाया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जून 2023 को। अब लास्ट का जो 10 प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ्स और गणित का है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है उसे मैं टिक आउट कर देता हूँ। ठीक है, वो जब आप 131 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, 132 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन सी, 200। 133 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, पुत्री। ठीक है, फिर आप 134 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, 39.7। फिर 135 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आ जाएगा ऑप्शन डी, 10 किलोमीटर। 136 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 137 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ए। 138 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन ए, 138 का भी। ठीक है, 139 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन डी। और 140 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा तो दोस्तों, ये आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हम लोगों ने 140 प्रश्न को कंप्लीट किया है। और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।